बस्तर, ये नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में नक्सलिज्म और माओइस्ट इंसर्जेंसी की तस्वीर उभर आती है। सालों तक छत्तीसगढ़ का बस्तर इसी पहचान से जाना गया, लेकिन आज की कहानी बस्तर की एक बिल्कुल अलग पहचान की है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने बस्तर के जंगलों में मिलने वाले ट्रेडिशनल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स में नहीं बदला, बल्कि उसे ट्राइबल कम्युनिटी, खासकर महिलाओं के लिए लाइवलीहुड और एम्पावरमेंट का जरिया बनाया। वेलकम टू द शॉर्ट पॉडकास्ट। You are listening to It's Her Business. It's her business. आज हमारे साथ है रजिया शेख, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड कंसल्टेंट एंड बस्तर फूड फर्म एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। 2019 में शुरू हुआ उनका सफर आज हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ चुका है। 2000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग, 350 से अधिक महिलाओं को रोजगार और 28 से ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए हैं। उन्हें नीति आयोग के टॉप 30 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में भी जगह मिल चुकी है। रजिया जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार। थैंक यू सो मच वर्षा जी। रजिया जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि बस्तर से आपका कनेक्शन कैसे बना? क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने आपको यहाँ काम करने के लिए इंस्पायर किया? अ, अगर देखा जाए तो ये कनेक्शन मैंने नहीं बनाया, मेरे पिताजी ने बनाया है क्योंकि उन्हें बस्तर की जो धरातल है, वो शुरुआत से ही अच्छी लगती थी। वो जब वो यंग एज में थे, 20 या 21 साल के नौजवान थे, वो यहाँ आ गए। शादी भी यहीं हुई उनकी और उसके बाद हम भी यहीं पर इसी ज़मीन पे जब देखा कि ये दुनिया है, तो शुरुआत से हम यही देखने लगे कि चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, आदिवासी है और बहुत अच्छे लोग हैं। तो धीरे-धीरे जो दिल था वो इसमें अटैच होने लगा, इस हरियाली को अडॉप्ट कर लिया। जब हम मेट्रो सिटीज़ जाते थे बैंगलोर या फिर हैदराबाद या किसी भी शहर में, तो वो अच्छी नहीं लगती थी, पॉल्यूशन ज़्यादा होता था, शोरगुल ज़्यादा होता था। यहाँ पे जो सुकून था वो एक आपस का अपना ही एक नशा होता था। उसके साथ कनेक्शन जुड़ गया और दिल को भी अच्छा लगने लगा और दिमाग भी शांत रहने लगा। तो फिर खुद एनालाइज़ किया कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे जंगल है, यही मेरी संपत्ति है। तो आगे फिर दूसरा कोई ऑप्शन मिला नहीं और हम भी यहीं पे रच बस गए। एक यहाँ पे कहावत है, जो बस्तर आया वो यहीं का हो गया, वो वापस नहीं गया। मेरे पापा आए, हम भी यहीं हैं और हम वापस फिर कभी नहीं मुड़ के देखे अपने पैतृक संपत्ति की तरफ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जुड़ गए। रज़िया, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। कॉर्पोरेट या रिसर्च करियर के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी बस्तर जैसे रीजन को चुनने का डिसीजन कैसे लिया आपने? मेरी पढ़ाई जो कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी में हुई थी, मैंने देखा कि उसमें जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अगर मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर मैं जाती हूँ, तो अपने शहर में रहने की फिर मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो मुझे लैब में होना होगा या फिर हमें कॉर्पोरेट सेक्टर की जो-जो उसकी नीड होती है, उसकी तरफ। तो नो डाउट सैलरीज़ बहुत अच्छी मिलती है इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जब हम आगे करियर की तरफ देखते हैं। अगर हर कोई बाहर चला जाएगा, तो फिर अपनी जो यहाँ पे रोज़मर्रा की जो समस्याएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन कौन देगा? हम बोलते हैं कि यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है, जंगल है, झाड़ी है, बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएँगी क्योंकि यहाँ पे नक्सलिज़्म है। हमने तो चलो अच्छे से पढ़ाई कर ली बिकॉज़ माय फादर इज़ वेरी सपोर्टिव। वो शुरुआत से ही लड़कियों की पढ़ाई और उनके इंडिपेंडेंट होने को लेकर काफ़ी सजग रहे हैं और उन्होंने हमें जो मेरे घर की बालिकाएँ हैं या फिर महिलाएँ हैं, उनके करियर को लेके वो हमेशा अलर्ट रहे हैं। सो हम लकी थे कि हमें एक सपोर्टिव फैमिली मिली, बट कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं मिलता, मेल पर्सन जो घर के अर्निंग मेंबर्स होते हैं। सही गाइडेंस नहीं मिलता बिकॉज़ उनको खुद पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम देखें कि बहुत सारा गैप है। अगर हम भी बाहर चले गए, हम भी नॉर्मल आदमियों की तरह कमाने लगेंगे, ठीक है, हम हमारी प्रॉपर्टी बनाएँगे, मे बी हो सकता है कि हमारे लिए वो सारी चीज़ें सुख-सुविधाएँ मौजूद हो जाएँ, जिसको हर कोई एफर्ट करता है। लेकिन आगे क्या? हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं?
हम आने वाली पीढ़ी को क्या बता रहे हैं कि क्या हमारे जंगल हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारे जंगल हमारे करियर में रोड़ा बनेंगे? या बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ की बात करें, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएँगे बिकॉज़ ऑफ द नक्सलिज़्म? ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो फिर हमने बोला कि नहीं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। अगर हम हमारी तरफ से एट लीस्ट एक 25% भी हम दे पाएँ इस सोसाइटी को, मेबी हो सकता है कि हम कुछ दे रहे हैं सोसाइटी में। तो यही सारी चीज़ें जो थी वो अंदर में बहुत लाइक सवाल होते थे और उसके जवाब नहीं मिलते थे। तो हमने बोला कि हम खुद से स्टार्ट करते हैं। सजेशन देना आसान है, बट उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो हमने बोला पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे तो मेबी हो सकता है कि आने वाली जो बस्तर की युवा पीढ़ी है, वो हमारे रास्ते पर ज़रूर चलेगी। इसी वजह से मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर का भी जॉइन नहीं किया। और अपना एक ख़ास मकाम बनाने की कोशिश की कि मेरे बाद भी ये सिस्टम चलता रहे और मैं एक सिंगल वुमन हूँ। मैंने कभी भी शादी के बारे में सोचा नहीं, जो भी था कि आने वाली जो यंग लड़कियाँ हैं बस्तर की, वो इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करें। जो उनमें क्रिएटिविटी है या जो उनमें साहस है, वो थोड़ा-सा दिखाएँ और उस क्रिएटिविटी को प्रूव करें। तो उस क्रिएटिविटी को प्रूव करने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म मैंने बनाया। ट्राइबल कम्युनिटीज और उनके ट्रेडिशनल फूड कल्चर ने आपको किस तरह से सरप्राइज किया? मैंने 2015 में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी मुंबई की टाटा ट्रस्ट की, जिसके जो मेन कंसल्टेंट थे वो डॉक्टर्स हुआ करते थे। ये डॉक्टरों की टीम होती थी, तो उस टीम के लिए ग्राउंड लेवल से डाटा कलेक्ट करने का काम मेरा होता था। तो इसी डाटा कलेक्शन के वक़्त पे जब हम ग्राउंड लेवल पे गाँव में जाते थे, लोगों के हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करते थे, उनके खाने के पैटर्न को हम बहुत स्टडी करते थे, कि वो विथिन 24 आवर्स में क्या खाते हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या होता है और कहाँ गैप है, व्हाई दे आर लाइक फेसिंग दिस मालन्यूट्रिशन या एनीमिया या अदर किसी तरीके के है ना इश्यूज़ को वो क्यों फेस कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे गैप जो है वो एनालिसिस किए थे। खाना नो डाउट उनका बहुत रिच है। और कुछ कम्युनिटीज़ में लैक ऑफ रिसोर्सेज़ ये जो रिचनेस है वो नहीं पहुँच रही है, बनाने का पैटर्न अलग है, रखने का मेंटेनेंस पैटर्न अलग है, तो ये सारी चीज़ों को हमें लगा कि एक ब्रिज बनने की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारे जो गैप्स हमने फाइंड किए और उसके बाद कम्युनिटी को बताया, तो कम्युनिटी के कुछ लोगों ने तो अडॉप्ट किया, लेकिन कुछ लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मनी एंड बिकॉज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज़ तो उनको लाइवलीहुड भी बहुत ज़रूरी थी। तो हमने बोला कि जब लाइवलीहुड ज़रूरी है और इन चीज़ों की मेट्रो सिटीज़ में नीड ज़्यादा है, बस 2 चीज़ें मिस कर रही हैं। पहला ब्रांडिंग, पैकेजिंग और दूसरी चीज़ हो जाती है उसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस कि किस प्रोडक्ट में कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें हमने जब फाइंड करना शुरू किया तो ट्राइबल कल्चर के जो क्विज़ीन्स हैं, वो हाइली रिच हैं। उनके कुकिंग मेथोडोलॉजी की बात करें, ये जो ट्रेडिशनली वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जो चल रहा है, बहुत अच्छा है, बट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो हमने बोला कि जो गैप हो रहा है, उस गैप को हम हमारी जो एजुकेशन एक्टिविटीज़ हैं, हम उससे फ़िल करते हैं। तो बहुत सारे जैसे महुआ बाहर निकल के आया, महुआ जो लिकर बनाया जाता था, लोगों के सामने बहुत ही उसको बदनाम कर दिया गया, तो हमने महुए को भी है ना एक अलग पहचान दिलवाई, कि महुआ लिकर ही नहीं है, महुए से कोई कई ऐसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। हमने जो एनआरसी सेंटर्स होते थे, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे इन ट्राइबल फूड्स को जो मेथोडोलॉजी होता था या जो रेसिपीज़ होते थे, उसको सिम्प्लीफाई करके सिखाते थे और उन्हें घर जाके खाने के लिए कहते थे, तो वो खाते थे। तो हमको लगा कि कई हद तक हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो इस तरह से जो ट्राइबल क्विज़ीन के न्यूट्रिशनल वैल्यू या डाटा मैनेजमेंट की बात करें या फिर उसके ब्रांडिंग और पैकेजिंग और लेबलिंग की बात करें, इस पे काम करना शुरू किया, तो लोगों को भी इसमें रोज़गार मिलने लगा, लाइवलीहुड जनरेट हुआ। किसी ने सोचा नहीं कि ट्राइबल कल्चर के जो फूड होंगे वो मार्केट या ग्लोबल मार्केट में आएँगे। इमली की बात करें, चिरौंजी की बात करें, कैश्यू की बात करें, क्योंकि हम पेड़ों से ले तो रहे हैं लेकिन पेड़ों को वापस कुछ दे नहीं रहे। कम्युनिटी से चीज़ें ले रहे हैं बट कम्युनिटी को कुछ दे नहीं रहे हैं। तो ये जो गिव एंड टेक वाला जो रिलेशन था इसको हमने बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। और ट्राइबल जो कम्युनिटी की औरतें हैं जिनको लाइवलीहुड की ज़रूरत है,
घर बैठे वो कुछ काम करना चाहती हैं, तो उनको फिर हमने इसमें रॉ मटेरियल कलेक्शन पे ट्रेन किया और उन्हें बोला कि आप लेकर आएँ, हम उनसे बिज़नेस मॉडल बनाते हैं। तो हर सेगमेंट को हमने इसमें टारगेट किया है। तो इस तरह से हम काम करने लगे। जैसे आपने कहा कि मोआ को जनरली सिर्फ लोग लिकर से एसोसिएट करते हैं, तो आपने उसमें एक हेल्दी सुपर फूड और बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे देखी? जब महुआ मेरे पास आया, ट्राइबल कम्युनिटी की कुछ औरतें जो थी वो लेकर आई थी, बोली कि मैडम ये महुआ है, इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर ये शराब बनाकर हम बेचते हैं तो हमारे पति पीकर हमें ही मारते हैं। हुँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताया कि ये जो महुआ है, इससे अगर लड्डू बनाते हैं तो जज की जब मतलब किसी की डिलीवरी होती है, जब कोई प्रेग्नेंट वुमन अ, डिलीवर करती है बेबी को, तो उसकी बॉडी को हीट करने के लिए ये महुआ खाने के लिए दिया जाता था। तो मैंने बोला अगर कोई कल्चरली इस चीज़ को कर रहा है, तो देयर इज़ लाइक देयर आर सर्टेन डाटाज़ अवेलेबल इन द आयुर्वेदा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डाटा दैट व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इट कंटेन। तो जब हमने इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को स्टडी करना शुरू किया, हमने आयुर्वेद में देखा कि आयुर्वेद में बहुत इसका लाइक डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से किया गया है। लेकिन वो डाटा को है ना साइंटिफिकली अडॉप्ट नहीं किया गया। तो उस उन स्टेटमेंट को फिर हमने डाटा लैब सेक्टर में लेकर आए। आयरन काफ़ी अच्छा था, कैल्शियम काफ़ी अच्छा था। इसमें जो विटामिन ए, सी की बात करते हैं और विटामिन ई और डी की भी बात करते हैं, वो भी अवेलेबल है। हमने बोला जब इतने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इस नॉर्मल फ्लावर में है, तो क्यों लोग लीकर की तरफ मूव कर रहे हैं? लेट्स डिज़ाइन द सम न्यूट्रिशनल फेस where the females and kids can have and get the nutrition. मोआ जैसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में मार्केट में भी बहुत मिसकंसेप्शन है। लोगों को का परसेप्शन बदलना कितना चैलेंजिंग था? ये बड़ा चैलेंजिंग था हमारा क्योंकि लोगों का जो परसेप्शन जब हमने 2015 में इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया था, तो हमने पहले ही मार्केट सर्वे किया था। मार्केट सर्वे से हमको ये पता चला कि महुए को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन बहुत है, नॉट इनसाइड द सोसाइटी, इवन इन द गवर्नमेंट सेगमेंट आल्सो। हमने मंत्रियों से बात किया, पॉलिटिशियन से बात किया, हमने ब्यूरोक्रेट से बात किया, सबने हमें बोला कि महुए पे काम मत करो क्योंकि वो बहुत ही चैलेंजिंग है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड रिस्क ज़्यादा है। हमने बोला कि जिस सेगमेंट में इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, वो सारे सेगमेंट आगे जाके बहुत ही लंबा सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल बनाता है। किसी एक को इनिशिएट करना होगा तो वो हम ही शुरू करते हैं। धीरे-धीरे इसमें कड़ियाँ जुड़ते जाएँगे तो डेफ़िनिटली सक्सेस मिलेगा। महुए को लेकर जो कंसेप्शन थे, उस पे हमने सोशल मीडिया पे छोटे-छोटे रील्स बनाना शुरू किए। जो न्यूट्रिशनल डाटा जो लैब से हमारे पास आए थे, हमने उसे ट्रांसपेरेंट किया कि अगर महुआ कंज़्यूम किया जाता है, ये बेनिफिट मिलेंगे। जो पेशेंट हुआ करते थे, हमें उन पेशेंट्स को कन्विंस करके उसे कंज़प्शन पे उतारा। उनसे जो डाटा मिला, वो डाटा हमें हेल्प करने लगा कि हाँ, इसका मार्केट काफ़ी अच्छा बन सकता है। देन डॉक्टरों से हमने बात किया, डॉक्टरों को हमने लैब रिपोर्ट्स दिखाए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे प्रिस्क्राइब कीजिए पेशेंट्स को सारे जो भी हैं वो डेफ़िनिटली इसको अगर कंज़्यूम करते हैं, हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। कैम्पेन्स चलाए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रायपुर, बैंगलोर जैसे बड़े मेट्रो सिटीज़ में हर साल 3 से 4 कैंप्स चलते हैं। लोगों को इसमें जोड़ते गए, लड़कियों को जो लड़कियाँ थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी की जो मैच्योर लड़कियाँ थी, उनको इसमें ट्रेन किया। हर शहर उनको भेजा गया, वो लोगों के बीच में जाती और वहाँ पे लोगों को लाइक इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी, उन्हें अवेयर करवाती थी। तो इस तरह से मार्केट जो बढ़ा है या फिर हम बात करें जो इसके ऊपर मिसकंसेप्शन है कि महुआ इज़ नॉट ओनली अ लिकर सब्सटेंस, इट्स अ न्यूट्रिशनल सब्सटेंस। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो 17 में ब्रिटिश का जो एरा था, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो इसका मिसकंसेप्शन उसी टाइम पे पूरा बदल दिया। मिसकंसेप्शन नहीं था, वो उन लोगों ने अपने जो ब्रिटिश कंपनीज़ को प्रॉफ़िट देने के लिए यहाँ की कंपनीज़ को जो रौंदा है या फिर यहाँ की कंपनीज़ को बढ़ने ना दें, इसके लिए जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसका खामियाज़ा आज भी 21वीं सदी में हमें भुगतना पड़ रहा है। आज झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जिन-जिन एरियाज़ में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स के जो स्टेट हैं, जहाँ पर महुआ बहुत ज़्यादा लाइक ग्रो करता है, उन सब के लिए बहुत बड़ा लॉस सेगमेंट है।
इतने सालों से बिकॉज़ लैक ऑफ द डाटा एंड लैक ऑफ द लाइक रिसर्च डॉक्यूमेंट्स एंड लैक ऑफ सर्टेन सपोर्ट्स काफ़ी चीज़ें छूट रही थी, पिछड़ रही थी। बट अब लगता है कि भारत सरकार भी जान गई है कि हमें किस लेवल पे काम करना है। तो महुए को लेकर अगर प्रॉपर वे पे वर्क किया जाए, तो एवरी ईयर ये जो है $25 बिलियन का मार्केट है। रसिया, महुआ, तिकोर, इमली, चिरौंजी जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मेन स्ट्रीम मार्केट तक ले जाना कितना डिफिकल्ट था और मार्केट ने शुरू में कैसे रिएक्ट किया? सबसे पहले अगर हम इसे देखें तो 3 सेगमेंट में हम इसे बाँटते हैं। पहला है कि क्या हमारे नेचर में या हमारे जंगलों में ये इतने क्वांटिटी में अवेलेबल है कि हम इस पे कोई बिज़नेस मॉडल बना सकते हैं कि नहीं, पहला चीज़। दूसरा अगर हम इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें सालों-साल इसमें जो रॉ मटेरियल मिलना चाहिए वो मिल पाएगा? तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करके मशीनें लगा भी लिया और इस रॉ मटेरियल पे बिज़नेस मॉडल बना भी दिया, तो मार्केट क्या इसे एक्सेप्ट करेगा? तो ये सारे जो डाटा का जो इंक्यूबेशन फेज़ था, वो हमने काफ़ी इस पे काम किया। अलग-अलग जगहों पर हमने डाटा के लिए स्टूडेंट्स को भेजे, डाटा कलेक्शन के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गए, देन उसके बाद ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन ऑफिसरों के साथ हम कंटिन्यू बैठते थे कि क्या इस पे प्लांटेशन किया जा सकता है, बायोडायवर्सिटी पे वर्क किया जा सकता है, क्योंकि आज तो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, लेकिन आने वाले वक़्त में रॉ मटेरियल का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ जाएगा। मेबी हो सकता है कि आपसी लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएँ कि इन जगहों के रॉ मटेरियल हम कलेक्ट करें, इन जगहों के रॉ मटेरियल पे कानूनी दाँव-पेच हो जाए या फिर इन जगहों के रॉ मटेरियल पे किसी और तरीके का डिस्प्यूट आ जाए। तो इन सारे मुद्दों को जब क्लियर किया तो फिर लगा कि कुछ चीज़ों पे वर्क किया जा सकता है। सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल बनाए जा सकते हैं और कम्युनिटी के जो प्रोडक्ट है, जो ट्राइबल कल्चर को इंडिकेट करते हैं, उसको मार्केट में लाया जा सकता है। बट मार्केट भी क्या इसे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि मार्केट इज़ वेरी हार्श एंड इट इज़ वेरी क्रूअल. It only absorb the product. It will not absorb the social angles which connected with the tribal communities and tribal culture से जो है। उनको बस इतना पता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की तरफ से ये चीज़ें आती हैं, ये प्योर होती हैं, इसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते या एडिटिव्स नहीं होते हैं या फिर हम बात करें तो किसी तरीके का अडल्ट्रेशन नहीं होता है। ये चीज़ें प्योर होती हैं जो कि जंगलों से आती हैं और हो सकता है कि आगे जाके फिर ये जंगल भी कट जाएँ। तो हर मुद्दे पे हमने काम किया है। तो कस्टमर प्रोडक्ट ले रहे हैं एंड डिमांड भी क्रिएट हो रहा है। अब बायोडायवर्सिटी पे काम करने की ज़रूरत है, तो हमने कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो पुट अप किए हैं गवर्नमेंट को कि इन लाइक जो रिसोर्सेज़ हैं, उसका प्लांटेशन होना ज़रूरी है। कुछ जगहों पर अभी महुआ लाइक प्लांटेशन पे चल रहा है, चिरौंजी को प्लांटेशन पे लिया जा रहा है, काजू भी हुँ, प्लांटेशन करने के बाद में उसे कम्युनिटी की जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें हैंडओवर कर दिया जाता है फॉर फर्दर टेकिंग केयर ऑफ लाइक ऑल दिस एक्टिविटीज़। तो चीज़ें ओके, अभी काफ़ी अच्छी होने लगी हैं, प्लांटेशन हो रहा है, रॉ मटेरियल आ रहे हैं, देन जो साइकिल है वो भी बराबर चल रहा है। बट कुछ जगहों पर चीज़ें अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल चल रही हैं। सो डेफिनिटली इन फ्यूचर काफ़ी अच्छे इस पे स्टेप्स लिए जाएँगे बाय गवर्नमेंट। जी। अ, बस्तर फूड फर्म जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है बल्कि फूड टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग भी देता है। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि स्टूडेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अनएम्प्लॉयड यूथ इस इनिशिएटिव से कैसे जुड़ सकते हैं? जो हुँ, भी ल हमारे पास लड़के या लड़कियाँ आती हैं इंटीरियर एरिया से, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ से आते हैं, तो उन बच्चों को पहले हम उनके लोकल डायलेक्ट में कम्फर्ट देते हैं कि आप जो भी आपके पास नॉलेज है, आप अपने लोकल डायलेक्ट में भी हमसे शेयर करें। फिर उसपे हम उन्हें असाइनमेंट देते हैं कि आपको जैसा आता है आप पहले करो, वहाँ पे कहीं पे करेक्शन की अगर ज़रूरत होती है तो टेक्नोलॉजी वे पे हम देते हैं। कि हम उन्हें बताते हैं कि व्हाट इज़ द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हाइजीन प्रैक्टिस क्या होता है, हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होता है, कैसे अडल्ट्रेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हर चीज़ को हम हिंदी और लोकल डायलेक्ट्स में उन्हें पहले ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। मार्केट में कुछ दिनों के लिए बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं ताकि उनके अंदर का जो डर है, वो डर खत्म हो जाए। क्योंकि डर के ऊपर हावी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जी, डर रहे हैं हम ये कहते हैं आपका लैंग्वेज या फिर आपका पैसा, इस पे कभी आड़े नहीं आना चाहिए। अगर आप कर सकते हो, तो आप आगे आओ, हम खड़े हैं। आपके हर कदम पर हम वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए पूरा खड़े हैं, हम आपको सजेशन भी दे रहे हैं। अगर कहीं पे गलती होती है, तो गलती आपके लिए एक लर्निंग होगी
ना कि आपके लिए कोई लॉस है। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटी इंडस्ट्रीज़ जो स्टार्टअप्स हैं, तो उनके साथ हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों पे हम सालाना एक बार ऐसे ग्रुप को हुँ, भेजते हैं, जहाँ पर वो लोगों से मिले, प्रगति मैदान में जो फूड हैंडलर्स हैं या फिर जो फूड मैन्युफैक्चरर है, उनसे मुलाकात होती है। लोगों को नए एक्टिविटीज़ या नए बिज़नेस मॉडल के बारे में सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ें उनमें खुद ब खुद आत्मविश्वास जगाती हैं और बाद में जब वो आकर हमारे बाद सामने फिर से बैठते हैं, अपना प्रेज़ेंटेशन देते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का होता है। जैसे चापड़ा चटनी है, क्या हम इसे मेट्रो सिटीज़ में नहीं लेकर जा सकते? या रागी का जो हम माल्ट होता है, उसको हम अपने कल्चरल टच में क्या लोगों तक नहीं पहुँचा सकते? हम कहते हैं, आप हर चीज़ पहुँचा सकते हैं। अब आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया है। अब फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो एमएसएमई की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर फिर कनेक्ट क्योंकि हर एक का एक लर्निंग फेज़ होता है। पहले अपने आप को जानो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और अपने अंदर की कमज़ोरी को निकाल फेंको। दूसरा, आपको सरकार क्या दे रही है? आप सरकार से क्या क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, आपने टैक्स दिया, लेकिन उस टैक्स के बदले में सरकार भी आपको बहुत सारी चीज़ें देती है, जो चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पाती। तो वो गवर्नमेंट के किन प्लेटफ़ॉर्म पर आप जाकर उन चीज़ों को है ना आप अवेल कर सकते हैं। किस अधिकारी से आप कैसे बात करेंगे? अधिकारी को है ना आपको लेटर लिखना होगा, तो वो लेटर का फ़ॉर्मेट क्या होगा? हिंदी में ही सही, आप कैसे लिखें? आप अपनी बात को कैसे रखें? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम स्टूडेंट को है ना एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस वजह से फिर वो सक्सेसफुल बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बनते हैं और जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी था, वो खुद हाँ, ब खुद आपस में अपने में ही खुद एक लर्निंग था कि एक ₹200 से जो बिज़नेस मॉडल हमने मतलब बनाया था, आज वो करोड़ों का टर्नओवर दे रहा है। तो जब हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी एक लाइक मिडल क्लास लड़की हूँ। दूसरी हुँ, मेरी भी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई। मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, ना कोई बैंक थे जो मेरे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट दे सकते थे, ना ही गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। हमने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया। आज हमारी कंपनी काफ़ी अच्छे टर्नओवर जो सरकार पहले हमें नहीं सुनती थी, आज वो हमें सुनती है। जो बैंक हमें लोन देने से घबराते थे, आज वो हमें लोन देने के लिए तैयार है। जो मीडिया हमारी स्टोरी कवर नहीं करती थी, आज ना जाने मीडिया के कितने प्लेटफ़ॉर्म पर हमारी स्टोरी कवर की गई है। तो ये चीज़ें जब हमारे केस में हो सकता है, तो आपके केस में क्यों नहीं हो सकता? रज़िया आज आपके वेंचर के थ्रू इतनी महिलाएँ और यूथ को एम्पावरमेंट मिला है, क्या कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आज आपको इमोशनली टच करती हो? दंतेवाड़ा का एक ग्रुप है उसमें अलग-अलग एरिया से लोग जो है काफ़ी ट्रैवल करके एक प्लांट पर आते हैं। वहाँ पर हमने एक छोटा-सा फूड प्लांट लगा के दिया था। वो प्लांट हम बस 3 महीने का हमारा वक़्त था, लेकिन लगाए हुए आज 3 साल हो गए। वो आज भी वहाँ पर औरतें सक्सेसफुली काम कर रही हैं और जो पैसे उनको मिलते हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे और जो लड़कियाँ शादी करना चाह रही थी बिना मम्मी-पापा के पैसों पे, वो आज वो कर रही हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा लगता है, प्राउड फ़ील करवाता है, टच करता है कि हाँ, हमने जो काम किया है वो सोसाइटी के कहीं तो यूज़ आ रहा है। रज़िया आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं। ये कोलैबोरेशन शुरू कैसे हुआ और इसने आपके मिशन को कैसे स्ट्रेंथन किया? जैसा हमने बताया कि दैट वी आर आल्सो अ कंसल्टिंग एजेंसी है एंड पहला तो हमने खुद का मैंने जो अपनी जर्नी थी वो बना के दिखाया तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं इनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हर चीज़ को बारीकी से करे तो वो क्या करते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होते हैं जो सोसाइटी में मॉडल बने हुए हैं जिस पर्सन ने या जिसकी क्रिएटिविटी रही है तो ऐसे ही लोगों को वो अपॉर्चुनिटी भी देते हैं तो वो पहले अप्रोच करते हैं कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है, किया जा सकता है? तो एसेट्स की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट देते हैं और हमारा एफर्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होता है। दे आल्सो कंसर्न अबाउट कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो। महिलाएँ जो गाँव में रहती हैं, उनको कुछ रोज़गार मिले, तो उनकी भी वही विज़न और ऑब्जेक्ट है और हमारे भी वही विज़न और ऑब्जेक्ट है। एक प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं तो ऑटोमैटिकली सारे वन बाय वन दूसरे भी हुँ। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक सक्सेसफुल मॉडल दूसरे मॉडल्स को फिर रास्ता दिखाता है कि कैसे करना है। दूसरे फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इफ दे आर टारगेटिंग सो दे कैन आल्सो जॉइन। तो इस तरह से वन बाय वन एजेंसीज़ जुड़ने शुरू हो जाते हैं और रिज़ल्ट सबके सामने होता है। बस्तर के रिमोट एरियाज़ में फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना कितना चैलेंजिंग था?
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जैसे इंटीरियर एरियाज़ की अगर हम बात करें, नो डाउट सड़कें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन चीज़ें उसके बावजूद भी चैलेंजिंग हो जाती है। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिसिटी। कई गाँव इलाके में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, कुछ वक़्त के लिए होती है और कुछ वक़्त के लिए नहीं होती। उसके बाद रॉ मटेरियल का पहुँचना, पैकेजिंग मटेरियल का या मशीनरीज़ का उन जगहों तक आना, देन उसके बाद फिनिश गुड्स का शहरों में आना, वहाँ से फिर डिस्पैच होना, ये बहुत सारे चैलेंजिंग है। दूसरा लाइसेंस का उस जहाँ पे यूनिट लगाया गया है, वहाँ पे उसका लाइसेंस के लिए करवाना, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को उसमें हुँ, ट्रांसपेरेंसी लेने के लिए कन्विंस करवाना, ये काफ़ी चैलेंजेज़ होते थे। तो हमने देखा कि प्लांट को जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, उसको सिटी के नियर टू में रखा जाए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की 24 घंटे की अवेलेबिलिटी रहे और जिन जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो वहाँ पे मैनुअल वर्क कैसे किया जा सकता है, किस तरीके के है ना मैनुअल इंस्ट्रूमेंट की अगर इलेक्ट्रिसिटी भी अगर गोल हो जाए, तो भी वो बराबर काम करे। तो सेमी ऑटोमैटिक इस तरीके की कुछ मशीनों को वहाँ पे इंस्टॉल करवाना और उस ग्रुप में कुछ एजुकेटेड माइंडसेट को रखना ताकि वो समझ सके, दोनों के बीच में तालमेल जम सके, तो उसी कम्युनिटी के एजुकेटेड माइंड्स को लेकर आना। तो इस तरह से हमने एक सर्कल बनाया और काम करने लगा है। तो चैलेंजेज़ अगर चैलेंजेज़ हैं, देयर आर सॉल्यूशन आल्सो। रज़िया, बस्तर जैसे रीजन में बिज़नेस शुरू करते वक़्त लोगों का ट्रस्ट जीतना कितना मुश्किल था? जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था। वो कहते थे कि पागल है ये लड़की अननेसेसरी के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। इकलौती बेटी है अपने पापा की तो 100 माँगो तो 1000 मिल जाएँगे, क्या ज़रूरत है बिज़नेस करने की? इस तरीके के कमेंट्स आते थे सोसाइटी में। और लोग ये कहते थे कि महुआ जैसे अनटच्ड जो लिकर बनाने के लिए यूज़ होता है, उससे खाने-पीने की चीज़ें बना रही हो, हाथ में कुछ नहीं मिलना है, आप अपने लाइफ़ का काफ़ी टाइम इसमें स्पेंड कर रही हो। आप ज़ीरो हो जाओगी, कुछ नहीं आपकी जो गोल्डन एरा है यंग टाइम की, वो सारा समाप्त हो जाएगा, फिर आप बूढ़े हो जाओगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे कमेंट्स आते थे। ये कमेंट्स ना कि सोसाइटी के लोगों से आते थे बल्कि फीमेल्स भी कुछ बोलती थी और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरीके के कमेंट्स देते थे। बट ये सारे कभी मुझे डाइवर्ट करने नहीं दिए। मुझे पता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। अगर आपको लगता है कि आपका सही है डिसीज़न, तो आपको गो अहेड करना चाहिए, रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो वही हिम्मत जो थी फिर आगे काफ़ी ताकत बनी। रज़िया, अगर आपको गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स से ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रिक्वेस्ट करनी हो, तो वो क्या होगी? मैं यही जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पॉलिसीज़ दिल्ली में बैठ के या फिर बड़े शहरों में या मिनिस्ट्री में बैठ के ना बनाएँ। अगर आपको पॉलिसीज़ बनानी है, तो ग्राउंड लेवल पर आइए। गाँव में आइए, पंचायतों में लोगों से बैठकर बात कीजिए और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो ग्राउंड लेवल पे बैठकर काम कर रहे हैं, आप पहले उनके एक्सपीरियंस को जानें कि उनके चैलेंजेस कैसे रहे हैं ग्राउंड लेवल पे क्योंकि आप पॉलिसीज़ जो मेकर हैं, वो बड़े शहरों में या फिर मिनिस्ट्री में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो फंड ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुँचता। दूसरी चीज़ें ये हो जाती है कि पॉलिसीज़ वहाँ पे बनाई जाती हैं, लेकिन पॉलिसीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी का भी आना ज़रूरी है। कुछ पॉलिसीज़ यंगस्टर्स के लिए काम नहीं आते हैं। ये पॉलिसीज़ आपके सारे यंगस्टर्स को कवर करना चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम आपको बस यही कहते हैं, जितने स्टार्टअप्स ने ग्राउंड लेवल पे रहकर काम किया और जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ की फीमेल हैं, पहले आप उनके साथ बैठें, उनके एक्सपीरियंस लीजिए और उनके चीज़ों को पहले आप जानें। बाद में फिर आप पॉलिसीज़ बनाएँ। तो मेबी हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पे सही लोगों तक सही पॉलिसीज़ पहुँच सकेगी। अगर दुनिया भर के लोग बस्तर आएँ, तो कौन से 3 लोकल फूड्स या प्रोडक्ट उन्हें ज़रूर ट्राई करने चाहिए और क्यों? अ, अगर दुनिया भर के लोग बस्तर आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि ट्राई महुआ टी। It's a brew. You should try. I'm not suggesting anyone to try Mahua liquor, but I'm suggesting try the Mahua brew. Second one is चापड़ा चटनी, जो लोगों को यहाँ पे बहुत पसंद है। हुँ, तीसरी जो चीज़ होती है यहाँ का बोड़ा। ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो साल में सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ वक़्त के लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है। आई थिंक इनको खाना चाहिए। ये चीज़ें बाहर कहीं नहीं मिलेंगी। बोड़ा, महुआ ब्रू, तीसरा है आपकी लाल चींटी की चटनी।
ये एक ऐसे क्विज़ीन्स होते हैं जो लोगों के मुँह में पानी आता है और बड़े होटल्स की भी ये भारी डिमांड होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे यहाँ की जो भाजियाँ हैं, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स की हम बात करें, बैम्बू शूट्स की अगर हम बात करें, यहाँ का जो रेड राइस है, ब्राउन राइस की अगर हम बात करें, ढेकी कुटा चावल है, इतने सारे हैं, अब इन सारों में से 3 को चूज़ करना वाक़ई चैलेंजिंग है। बट मैंने नाम बता दिया कि बोड़ा, दूसरा है महुआ हर्बल ब्रू और तीसरा जो है वो लाल चींटी की चटनी। लाल चींटी की चटनी। हाँ जी, यहाँ के ट्राइबल्स मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मुझे ट्राइबल्स ने जब बिकॉज़ मैं फूड टेक में भी हूँ, तो मुझे हर चीज़ टेस्ट करना होता है ताकि मैं सिमिलैरिटी बता सकूँ कि ये किसके सिमिलर है। तो जब पहली बार मुझे ट्राइबल्स ने वो लाल चींटी की चटनी एक मिलती है, जो आम के पेड़ों पे ज़्यादा करके वो रहती हैं, उसकी वो चटनी बनाते हैं, तो वो चटनी जब मैंने खाई, खट्टी, चटपटी और इतनी टेस्टी थी, नो कंपैरिज़न। एक कच्चे आम की केरी की चटनी की तरह होती है। जब उसे आप गरम-गरम चावल के साथ में या फिर जो रागी का सूप होता है, जो हम सूप शहरों में पीते हैं, तो जब हम इसके साथ में उसे कंज़्यूम करते हैं, आपके टेस्ट बड बोलते हैं मुझे और खाना है। सो आई थिंक दैट इज़ अ अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड। रज़िया, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर सबसे डिफिकल्ट फेज़ कौन-सा था? क्या कभी ऐसा लगा कि शायद ये जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी? कई लोग जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप बहुत पैसे कमाती हैं और आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, आप बिज़नेस वुमन आगे बढ़ेंगी ऐसा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बाहर की दिखती हैं, बट हुँ, रियल में जब एक एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो उसकी एक स्ट्रगलिंग लाइफ़ होती है। डे 1 इस सेक्टर में आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में और लास्ट तक उनका स्ट्रगल होता है। वो स्ट्रगल कभी वो खुद का स्ट्रगल होता है और कभी रिसोर्सेज़ को लेकर होता है और पैसों को लेकर होता है। हर दिन का एक स्ट्रगल होता है कि आज हमारा दिन कैसा होगा? पैसे अवेलेबल हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे? सैलरीज़ ऑन टाइम पे हम दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे? रॉ मटेरियल मिल रहा है, फिनिश मटेरियल बिका कि नहीं बिका? हमारे प्रोडक्ट को हम जहाँ देना चाहते हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? दोबारा रिपीट ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा? एवरी डे इज़ अ चैलेंजिंग डे फॉर योरसेल्फ। एंटरप्रेन्योर का अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योर इज़ इक्वल टू द स्ट्रगल। तो ये जो स्ट्रगल का जो फ़ेज़ है, वो एंटरप्रेन्योर हर दिन फ़ेस करता है। आई थिंक जो भी एंटरप्रेन्योरशिप वाले इसमें आना चाहता है, वो सोच समझ कर अगर इसमें स्टेप इन करे, जी। तो बेटर है। तभी वो अपना सक्सेसफुल कर सकता है। अगर वो बोलते हैं कि पेशेंस है, सब्र के साथ कर सकते हैं, तो आप इस लाइन में आइए। पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं हो रहा है, तो आपको हम यही कहते हैं कि कोई अच्छा-सा जॉब कर लीजिए, जहाँ पर जी, आपको किसी तरीके का स्ट्रगल ना हो, मंथली सैलरीज़ जो है आपके हाथ में मंथ के एंड पे या मंथ के स्टार्टिंग पे आ जाए एंड आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट के साथ चलिए। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स बहुत हाई है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, यू जस्ट गो अहेड विथ ऑल योर स्ट्रगल, बट द रिज़ल्ट व्हेनेवर यू विल गेट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इट्स हर बिज़नेस। थैंक यू सो मच वर्षा जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड हमारे एक्सपीरियंसेस को लोगों तक लाने के लिए और दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और द ईयर शॉट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ वर्षा कौल, and if you know more such women entrepreneurs with such inspiring stories, reach out to us on the email ID given in the description below. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's her business.